नमस्कार बच्चों. In the previous class we were discussing about the palace at मारी राजा जो जिमरन थे उनके पैलेस के बारे में हमने देखा कि कितने सारे वहाँ पे रूम्स थे. 2.4 हेक्टेयर में स्प्रेड था एंड प्रॉस्परस लाइफ डील कर रहे थे. अलग अलग नंबर्स थे उन एरियाज के जहाँ वो मीटिंग करते थे, खाना खाते थे या पब्लिक डीलिंग करते थे. एंड अभी अब सीन दैट वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स जो थे उनका प्रोडक्शन पकड़ हो रहा था. रॉयल फैमिली रहती थी और दैट वाज द हब फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम उस महल के बाहर की बात करेंगे कि बाहर ट्रेड कैसे हो रहा था, लोगों से पब्लिक डीलिंग क्या थी और किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन किस वे के द्वारा, किस वाया के द्वारा हो रहा था. सो लेट्स सी. द किंग ऑफ मारी हैड टू बी विजिलेंट. अब राजा को विजिलेंट होना, सतर्क होना बहुत जरूरी था, जो किसी भी राजा के लिए होता है. वो कैसे? अगर वो राजा, वो किंग अवेयर नहीं रहेगा तो एनीबडी कैन अटैक ऑन द कंट्री ऑफ देम और एनीबडी कैन मेक द प्लान अगेंस्ट देम. सो थिंग्स विल बी इन एडवर्स मैनर. सो राजा का विजिलेंट होना, सतर्क होना बहुत जरूरी है, जो कि मारी के राजा भी थे. तो वो बहुत विजिलेंट थे. हर्डर्स जो एनिमल रेयरिंग का काम करते हैं, हर्डिंग का काम करते हैं, वो वेरियस ट्राइब्स के थे. उनको अलाउ तो था, दे वर अलाउड टू मूव ऑन द किंगडम. उस राज्य में आना उनको अलाउ था, बट दे वर वॉच्ड. अब हमारे यहाँ कोई बाहर से कोई पर्टिकुलर आपका जो एरिया होता है, पर्टिकुलर जो कंट्री की बॉर्डर होता है, उनको पार कोई आता है तो हम उनको आने देते हैं. तो हम पासपोर्ट देखते हैं. इलीगल वे में कोई आता है उसको वॉच करते हैं, क्यों आया, क्या पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है. तो बाहर से कोई आ रहा है, आना तो ना हुआ है, बट दे वर वॉच्ड व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज देयर पर्पस. उनका वहां आने का पर्पस क्या है. तो हर्डर्स वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम बट दे वर वॉच्ड. The camps of herders are mentioned frequently in letters between the king and the officials. King और official के पास जो अकाउंट्स थे, जो उनका रिकॉर्ड था, उसमें हर्डर कब आए, कौन से आए, किस दिन आए, कब तक रहे, उन सारे रिकॉर्ड्स को वो मेंटेन कर रहे थे. और रिकॉर्ड मेंटेन करना इसलिए जरूरी था कि दे वर वेरी मच विजिलेंट अबाउट देयर ओन किंगडम. अपनी किंगडम के बारे में बहुत विजिलेंट थे और वो चाह रहे थे कि उनकी कंट्री में, उनके रीजन में किसी भी तरह का कोई क्राइम ना हो. Then fire signal sent to one camp to another. It was suspected that a raid or an attack is being planned. अब फायर सिग्नल जो होते हैं, फायर सिग्नल मशाल जो लेके हाथ में, उसको एक सिंबल देना, एक नोटिफाई करना, उनका मतलब ये था कि कोई अटैक या कोई रेड प्लान हो रही है. मतलब क्या था कि कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर किंग्स और उसके ऑफिशियल्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन से वर्क करते थे. उस एरिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर वर्क करते थे. एंड व्हेनेवर दे फाइंड द थिंग्स आर नॉट फेवरेबल एंड समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दे यूज्ड टू टेक द इमीडिएट एक्शन. तो इस तरह से जो फायर सिग्नल्स के थ्रू दे वर सिग्निफाइंग कि समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन व्हिच इज रॉन्ग फॉर द कंट्री. या तो वो अटैक होने वाला है या कोई रेड होने वाला है. Then it was located on the Farat in a prime position for trade. अब जो हमने दजला और फरात दो रिवर की बात की थी, उनके एक प्राइम लोकेशन में, एक प्राइम पोजीशन में वो प्लेस था जहां पे ट्रेड हो रहा था वुड का, कॉपर का, ऑयल का, वाइन का और भी बहुत सारी चीजों का. देखो बच्चों, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि ट्रेड के लिए एक प्राइम लोकेशन होनी चाहिए. सपोज कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बट वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं या कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उस जगह का जो प्रोडक्शन है वो कहीं और नहीं पहुँच पाएगा. सो दैट वॉज द प्राइम लोकेशन जहाँ पे इनका प्रोडक्शन हो रहा था. वो एक प्राइम लोकेशन थी ट्रेड के लिए. एंड मारी वॉज द गुड एग्जाम्पल फॉर एन अर्बन सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी. वहाँ का ट्रेड जो व्यापार था बहुत अच्छा
अच्छी तरह से फ्लोरिश हो रहा था। एंड मारी वॉज द प्लेस, वहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रेड था इतनी अच्छे से प्रॉस्पर होता कि लोग वहाँ पे आ रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए, दे वर गेटिंग देमसेल्व्स आल्सो प्रॉस्पेरस, वो भी प्रॉस्पेरस हो रहे थे वहाँ पे ट्रेड करके। तो इट मीन्स वो जो एरिया था वो फ्लोरिश था, वो प्रॉस्पेरस था, वहाँ पे लोगों को ट्रेड के चांस थे, अपॉर्चुनिटी थी। और जब लोग ट्रेड कर रहे थे, गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी, इट मीन्स वहाँ के लोग भी प्रॉस्पेरस होंगे। अब बोर्ड्स वर कैरिंग, अब कैसे जाएगा सामान, तो अभी क्या देखा यहाँ पे कि जो फराग के आसपास की प्राइम लोकेशन थी वो क्या नदी थी, नदी से सामान आएगा जाएगा कैसे, तो उसके लिए बोट्स थी अरेंज। तो ट्रेड का मेन मीनिंग क्या हुआ, वाया बोट जो थी, गुड्स जो थी वो कैरी की जा रही थी, कैसे, बोट्स। Then tablet refer to copper from Alasia, an island of Cyprus known for its copper. अब एक ऐसा एविडेंस मिला है कि जो अलेशिया क्या है, जो कि आइलैंड है कहाँ का, साइप्रस का, वहां से कॉपर जो था उसका ट्रेड हो रहा था। सो कॉपर was going to be traded from the Alasia which was the part of Cyprus। एक टैबलेट पे एक जैसे कि हमने देखा इंस्क्रिप्शन होती है, इंस्क्रिप्शंस में हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रीवियस किंगडम होती है उनके राजा अपनी प्रेस के बारे में लिखते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते हैं। तो एक सच्चा माना एक टैबलेट जो है वो रेफर करता है कि कॉपर जो था वो कहाँ से आया था, अलेशिया से। अलेशिया कहाँ पे था, साइप्रस। देन ब्रॉन्ज वाज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर द टूल्स। ब्रॉन्ज जो कांसा होता है उससे टूल और वेपन बन रहे थे जो किसी भी कंट्री के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मीन्स जो ब्रॉन्ज है दैट वाज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल, जिससे क्या बन रहे थे, टूल्स और वेपन्स। किंगडम ऑफ मारी was not military strong, it was exceptionally prosperous। और बहुत ज्यादा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये प्रॉस्पेरस बहुत था, जहाँ पे ट्रेड जो था वो फ्लोरिश हो रहा था। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सटेंट हाउ द प्लेस विच इज कॉल्ड मारी दैट वाज प्रॉस्पेरस एंड इन व्हाट एरिया इट इज गोइंग टू बी फ्लोरिश। एंड वन मोर थिंग वी कैन सी कि हाउ द थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड, और वहाँ पे जो राजा थे विजिलेंट थे, आउटसाइडर्स को आने के लिए मनाही नहीं थी, बट आउटसाइडर्स के आने के बाद जिसमें कि मेन हर्डर्स थे उनको वॉच किया जाता था। देन वी कैन सी जो हर्डर्स के कैंप्स थे उसकी पूरे रिकॉर्ड को राजा और ऑफिशियल मेंटेन करते थे। फायर सिग्नल किसी भी तरह की इमरजेंसी में ये बताता था, इंडिकेट करता था कि कोई अटैक या कोई रेड होने वाला है। देन ये कहाँ पे था, फराग जो नदी है उसकी प्राइम लोकेशन पे था। ट्रेड किसका हो रहा था, वुड का, कॉपर का, ऑयल का, वाइन का। इट वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर ऑफ प्रॉस्परिंग ट्रेड। बोट्स जो थी वो बोट्स को कैरी कर रही थी। टैबलेट बताता है कि जो कॉपर था वो अलेशिया, साइप्रस से आ रहा था। ब्रॉन्ज का यूज कर रहे थे टूल्स और वेपन बनाने के लिए। मिलिट्री के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था वहां की, बट इट वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस, बहुत प्रॉस्पेरस था, जैसा कि हम वहां के राजा के राजमहल से पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से फ्लोरिश था, किस तरह से विजिटर उसको विजिट करते थे, उसकी ब्यूटिफिकेशन को पर्सनिफाई करने के लिए, देखने के लिए। सो और इसके साथ ही मैं देखा कि वहां पे जो प्रोडक्शन था वो प्रीशियस ऑर्नामेंट का था। तो द प्लेस वेयर द प्रीशियस ऑर्नामेंट्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस, इट मींस द प्लेस इज वेयर द प्रॉस्पेरस पीपल आर रिजाइडिंग। और जब कहीं का ट्रेड डेवलप होता है तो ट्रेड में क्या होता है, सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। तो जब सभी लोग एम्प्लॉयड होंगे, इंगेज होंगे, उन चीजों का प्रॉपर ट्रेड हो रहा होगा, सुटेबल कंडीशंस होंगे, प्राइम लोकेशंस होंगी, तो वो पर्टिकुलर एरिया प्रॉस्पेरस क्यों नहीं होगा। So these were the things which were the main part of that। फटाफट आप एक बार देखें क्या था वहां पे। बाहर से लोग हर्डर्स आ रहे थे, पर राजा उनको विजिलेंसी से देख रहा था। हर्डर्स का रिकॉर्ड रखते थे, सिग्नल्स फायर वाले जो होते थे वो इंडिकेट करते थे किसी भी तरह के डेंजर के बारे में।
इसके अलावा ये फरात के बैंक पे लोकेटेड था, जहाँ पे वुड, कॉपर, ऑयल और वाइन का ट्रेड हो रहा था। प्रॉस्पेरिटी ट्रेड का एग्जाम्पल था। बोट्स गुड कैरी कर रही थी, और टैबलेट जो थी उसमें एक लिखा हुआ था, एक एविडेंस था कि अलेशिया से कॉपर जो था वो आ रहा था। एंड ब्रॉन्ज वाज यूज्ड फॉर द मेकिंग टूल्स एंड द वेपन्स। मिलिट्री वे में इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग बट इट वाज एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस। सो दिस वाज द वे ऑफ लाइफ इन माली। वहाँ के लोग कैसे रह रहे थे, ऑक्यूपेशन क्या था, ट्रेड क्या था। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो माली का किंग के बारे में बताना, उनके महल के बारे में बताना, या अबाउट दीज थिंग्स ऑल यू नीड टू डिस्क्राइब। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हर पॉइंट को प्रॉपरली स्टडी करें। तो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर। कल तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका जो रिमेनिंग पार्ट है कि वहाँ पे जो राइटिंग स्किल कैलकुलेशन था वो कैसे हो रहा था। फिर अरनेकर की कहानी जो पढ़ी थी, उसके बाद एक और कहानी एक नए राजा की आएगी, जिसमें कैसे उसके बहुत ब्रेव राजा था, किंग था, जिसकी डेथ के बाद वो अपने फ्रेंड की डेथ के बाद बहुत डिप्रेस हो गया। देन ही वेंट आउट ऑफ द पर्टिकुलर किंगडम एंड ही वेंट टू ओशंस एंड रिवर्स एंड सो लॉन्ग माई लविंग, बट ही केम बैक। उसको कुछ नहीं मिला, इमॉर्टलिटी के बारे में पता नहीं गया था। तो ये सारी कहानी हम अगली वाला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उसमें हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर डे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से स्टडी करना बच्चों कभी भी नहीं भूलें, उसमें से ज़रूर स्टडी करें। दैट यू विल फाइंड द थिंग्स इन अ मोर क्लियर मैनर। आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। मेन जो की पॉइंट्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप जब चैप्टर रीड करें तो थिंग्स विल बी इजीली एक्सेसिबल टू यू। चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे, इनमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए अलेशिया के बारे में पूछ लिया, कहाँ का पार्ट है, साइप्रस का है, वहाँ से क्या आता था, कॉपर आता था, ब्रॉन्ज क्यों यूज़ किए थे, टूल्स एंड वेपन्स के लिए यूज़ किया था। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल किसके बैंक में था, अरफात के उसमें था, तो फरात के में था। मतलब लाइक दैट कि कोई भी क्वेश्चन लाइक 1 मार्क 2 मार्क MCQ कैन कम। पर जब हम कंटेंट को इजीली स्टडी करते हैं तो उसमें हम कोई भी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाते हैं। तो दिस वाज द टॉपिक एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेंड सम वीडियोस, रेफरेंस वीडियोस ऑफ फरात एंड द ट्रेड ऑफ माली। तो आप एक बार प्रॉपर्ली विजुलाइज करेंगे कैसे शेयर था, उसका जो एक्सक्वेशन है उसमें कैसे क्या क्या पार्ट निकले, तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन आई प्रोवाइडेड टू व्हाट्सएप ग्रुप। आपको अपनी हिस्ट्री की नोटबुक पे करना। डेली जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई भी इशू नहीं आएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टिल आप फोकस करें कि वॉट एवर टॉपिक इज गोइंग टू बी टॉट इन द क्लास और द वीडियो लेक्चर, आप उसको रिवाइज जरूर करें, बुक से जरूर पढ़ें। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो हिस्ट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टोरीज। सो स्टोरी वगैरह भी जब पढ़ते हैं हम तो चीज़ें हमको इजीली लर्न हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर डे। डू रिवाइज एंड डोंट फॉरगेट टू read the chapter or the topic from the NCERT. Thank you.